इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं एक ब्लॉकबस्टर टॉपिक लेके आया हूं और बिल्कुल चैनल से हटकर है ये कुछ टॉपिक। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, तो आपके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आरबीआई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जीके है या हम कह ले कोई भी टॉपिक है, वो सारा मैं इस एक ही वीडियो में कवर करूंगा। और हिंदी मीडियम में भी रहेगा ये वीडियो, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा, तो दोनों लैंग्वेजेस में मैं इसको समझाने वाला हूं। और बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है और बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। आरबीआई पर ये सबसे बड़ा वीडियो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अगर चैनल अच्छा लगे तो दो चैनल है मेरे, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, टेकी पावन एकेडमी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। तो चलते हैं इस ब्लॉकबस्टर वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दे फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन टोटल एसेट। टोटल एसेट के बेस पे या टोटल कैपिटल के बेस पे आज की तारीख में दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स ये हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम, जापान का बैंक ऑफ जापान, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, और इसी प्रकार से ये बैंक्स है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज आरबीआई एस्टेब्लिश्ड? तो आंसर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई का पहला मुख्यालय कहां था? ध्यान देना, पहला मुख्यालय। वेयर वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसका आरबीआई का पहला क्या था? हेडक्वार्टर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहां है? वेयर इज द करंट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का करंट में हेडक्वार्टर कहां है? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। ध्यान दें, मुंबई को ही आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया अगर कोई पूछा जाए या आर्थिक राजधानी पूछा जाए तो मुंबई है, क्योंकि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई है और मुंबई से ही हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? पहले ये क्या था? कोलकाता। फिर मुंबई कब आया? When was the headquarters of the Reserve Bank of India shifted to मुंबई? तो इसका आंसर है 1937 में कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का पहला और सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक? तो आंसर है स्वेरिगेस रिक्स बैंक, स्वीडन, 1668। 1668 में स्वेरिगेस रिक्स बैंक स्वीडन की स्थापना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरबीआई से पहले केंद्रीय बैंक के कार्य कौन करता था? विच बैंक वाज हैंडलिंग सेंट्रल बैंक फंक्शंस बिफोर आरबीआई? इंडिया में आरबीआई से पहले सेंट्रल बैंक का कार्य कौन कर रहा था? तो आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना से पहले वर्क करता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश की थी? विच कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर दे दीजिए, हिल्टन यंग कमीशन, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि रिजर्व बैंक की स्थापना की जाए, सेंट्रल बैंक की स्थापना की जाए। इस संबंध में कुछ इंपोर्टेंट लाइंस भी लाए हूं, देखिए। हिल्टन यंग कमीशन वाज सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1920। हिल्टन यंग कमीशन है वो कब सेटअप किया गया, कब स्थापना हुई हिल्टन यंग कमीशन की, कब गठित की गई? 1920 में।
इन 1926 दिस कमीशन हैड रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट टू क्रिएट ए सेंट्रल बैंक आरबीआई, और 1926 में इसने रिकमेंडेशन दी अपनी, कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी कि सेंट्रल बैंक आरबीआई की स्थापना की जाए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? तो आंसर है 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई डिड नॉट स्टार्ट इन 1935 एज ए स्टेट ओन्ड बैंक। ध्यान दीजिए, जब 1935 में आरबीआई स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये गवर्नमेंट बैंक नहीं था, पब्लिक बैंक नहीं था, स्टेट ओन नहीं था, गवर्नमेंट का इसके ऊपर अधिकार नहीं था, बट एज ए प्राइवेटली हेल्ड बैंक विदाउट मेजर गवर्नमेंट ओनरशिप। और ये जबकि कैसा था, ये एक प्राइवेट बैंक था। आरबीआई जब 1935 में स्टार्ट हुआ एक प्राइवेट बैंक था, और इसकी गवर्नमेंट के पास इसकी ओनरशिप भी थी तो सही ओनरशिप, लेकिन बहुत कम थी, मेजर ओनरशिप नहीं थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट पास्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। फिर क्या हुआ, जब हम आजाद हो गए उसके बाद आरबीआई ने गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, उसका नाम क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के नाम से ऑर्डर पास किया गया, एंड टुक ओवर द आरबीआई फ्रॉम द प्राइवेट शेयर होल्डर्स बाय पेइंग फेयर कंपनसेशन। और फिर जितने भी प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे उनसे जबरदस्ती उनको एक अच्छा प्राइस देकर जबरदस्ती आरबीआई को टेक ओवर कर लिया गया। नाउ द आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब करंट में जो आरबीआई है वो आपके सामने है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। पहले ये प्राइवेट था, अब ये कंप्लीटली गवर्नमेंट हो चुका है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम नोट कब जारी किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट नोट इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कब जारी किया? जनवरी 1938 में। जनवरी 1938 में यह काम किया गया था। एट दैट टाइम द पिक्चर ऑफ किंग जॉर्ज 6 वाज प्रिंटेड ऑन द रूपी 5 नोट। उस वक्त 1938 में पहला जो नोट जारी किया गया था वो 5 रुपए का नोट था, और उसके ऊपर किसकी पिक्चर थी? किंग जॉर्ज 6 की पिक्चर थी उसके ऊपर। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का लेखांकन वर्ष क्या है? व्हाट इज द करंट अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ध्यान दें, मेरा टेकी पाउन एकेडमी चैनल है जिस पर इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स हैं। उसमें मैंने ये क्लियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। सारे टॉपिक्स वहां क्लियर है कि लेखांकन वर्ष क्या होता है, सब कुछ। आंसर है 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च का हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर या लेखांकन वर्ष। इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है क्या? आफ्टर इट्स इंसेप्शन ऑन अप्रैल 1 1935 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई क्या करने लग गया था? वर्क करने लग गया था। आरबीआई चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम जनवरी दिसंबर टू जुलाई जून ऑन मार्च 11 1940। शुरुआत में जब आरबीआई ने वर्क करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 को, तो उसका अकाउंटिंग ईयर था जनवरी दिसंबर का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। फिर बाद में हो गया जुलाई टू जून हो गया इसका, ठीक है ना। मार्च 11 मार्च 1940 को इसका अकाउंटिंग ईयर क्या कर दिया गया? जुलाई से जून का। एंड फ्रॉम 2021 द अकाउंटिंग ईयर हैज बीन चेंज्ड टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और करंट में जो आप ये अकाउंटिंग ईयर देख रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च का, वो अभी रिसेंटली 2020-21 में चेंज किया गया था। इस पर डिटेल वीडियो है टेकी पाउन एकेडमी पे, जरूर चेक करें। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 14, पहली बार सिक्योरिटी फीचर के रूप में आरबीआई ने नोटों पर सुरक्षा धागा कब शुरू किया? व्हेन डिड आरबीआई स्टार्ट ए सिक्योरिटी थ्रेड ऑन नोट्स एज ए सिक्योरिटी फीचर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार सुरक्षा धागा कब इस्तेमाल किया गया? 1944 में सिक्योरिटी फीचर के रूप में सिक्योरिटी थ्रेड का यूज किया गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रुपए का कोड क्या है? जो हम इंडियन रुपीज यूज करते हैं उसका कोड क्या है? व्हाट इज द करेंसी कोड फॉर द इंडियन रूपी? तो आंसर है INR। INR इंटरनेशनल हमारा इंडियन रुपीज का कोड है, और INR की फुल फॉर्म है इंडियन रूपी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ द इंडियन करेंसी?
तो इंडियन करेंसी का सिंबल है ये, आप देख सकते हैं ये वाला जो सिंबल है ये इंडियन करेंसी का सिंबल है। अब इस सिंबल के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूं मैं, तैयार रहिए। तो देखिए आंसर, द इंडियन रूपी सिंबल साइन इज डिजाइन्ड बाय उदय कुमार। ये उदय कुमार जी है जिन्होंने ये रूपी का सिंबल का डेवलप किया था, ये साइन डेवलप किया है, ठीक है, इसकी डिजाइन इन्होंने ही की है। द डिजाइन इज बेस्ड ऑन द देवनागरी लेटर रे। जो ये बना हुआ है सिंबल हमारा रूपी का सिंबल, वो हिंदी के अक्षर रे उससे बना हुआ है, एंड रोमन अक्षर आर, और जो रोमन इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो आर। इसमें से ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन को छोड़कर ये आर लिया गया है विदाउट इट्स वर्टिकल बार। द पैरेलल लाइंस एट द टॉप रिप्रेजेंट्स द इंडियन फ्लैग। और जो ये टॉप लाइंस है 1 और 2, ये दोनों लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इंडियन फ्लैग को। आप देख सकते हैं इन दोनों लाइनों के बीच में व्हाइट कलर होता है और ऊपर हमारा केसरिया, फिर व्हाइट, और ये हमारा ग्रीन कलर, ऐसे बनता है इंडियन फ्लैग। तो इसमें इंडियन फ्लैग के लिए ये 2 लाइनों का यूज किया गया। एंड आल्सो डिपिक्ट्स ऑन इक्वालिटी साइन। ये जो 2 लाइनें हैं ये मैथमेटिक्स के इक्वल साइन भी शो करती है। इक्वल मतलब समान, क्या है दैट सिंबलाइज द नेशंस डिजायर टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जो क्या बताती है ये दोनों लाइंस, क्या बताती है? इक्वल का साइन क्या बताता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना चाहता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहता है, हम आर्थिक असमानता घटाना चाहते हैं और सब लोगों को हम समान करना चाहते हैं। ये बराबर का चिन्ह या इक्वल का साइन शो करता है। तो ये कंप्लीट डिटेल है इसके बारे में, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई ने किन देशों के लिए केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई है? फॉर विच कंट्रीज आरबीआई हैज प्लेड द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। अब तक आप सोचते थे कि केवल इंडिया का ही सेंट्रल बैंक है आरबीआई, लेकिन ऐसा सोच गलत है आपका। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान, बर्मा जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, और भारत, 3 देशों के लिए अब तक सेंट्रल बैंक का कार्य कर लिया है। पाकिस्तान अप टू जून 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया है आरबीआई ने। फिर बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं अप टू अप्रैल 1947 अप्रैल तक म्यांमार के सेंट्रल बैंक के काम किया, और इंडिया के लिए तो ये कंटिन्यू कर ही रहा है। इस प्रकार से आरबीआई अब तक 3 देशों का सेंट्रल बैंक रह चुका है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर और पेड़ है? विच एनिमल एंड ट्री इज ऑन द इंसेनिया ऑफ द आरबीआई। तो देख लेते हैं, ये आंसर है ताड़ का पेड़ और बाघ, पाम ट्री एंड टाइगर। आप देख सकते हैं ये रहा पॉम ट्री जिसे हम ताड़ का पेड़ कहते हैं, और यह है बंगाल का रॉयल टाइगर जो हमारा इसका सिंबल है। तो आरबीआई में ये दोनों लिए गए, और हिंदी में भी नाम लिखा गया है, इंग्लिश में भी नाम लिखा गया है, और ये सर्कल भी लिया गया है, गोलाकार आकृति में इसको बनाया गया है आरबीआई के सिंबल को। फिर आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? ध्यान रखना मैं सिक्कों की बात कर रहा हूं। हु डज द वर्क ऑफ मिंटिंग कॉइन्स इन इंडिया? तो ध्यान दे, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत में जितने भी सिक्के ढलाई होती है या मिंटिंग होती है, कौन करता है उसका? फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका काम किया जाता है। अब इसमें भी एक चीज आई है वो दिखा देता हूं। कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय एसपीएम सीआईएल। भारत में 4 मिंट्स हैं जो एसपीएम सीआईएल के अंडर में आती है, जो कॉइन्स को मिंट करती है, कॉइन्स की ढलाई का काम करती है। द मिंट्स आर लोकेटेड एट, मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और नोएडा में। इस तरह से ये 4 मिंटिंग है, ढलाई के केंद्र है जहां ये काम होता है सिक्कों की। और सिक्कों का काम कौन कर रहा है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सभी नोट और सिक्कों को चलन में लाने का काम कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है क्योंकि इस पर बहुत विवाद होता है। हु डज द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द नोट्स एंड कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन इन इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका आंसर तो सर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, वो गलत है। क्यों है गलत? उसका आंसर मैं दे देता हूं, देख लीजिए। 1 रूपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स है उसको प्रिंटिंग कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, मानते हैं ये बात। बट इश्यूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
लेकिन उसको करेंसी को सर्कुलेशन में लाने का काम, 1 रुपए के नोट को और कॉइन्स को मार्केट में लाने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस सेक्शन के तहत? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 38 द आरबीआई एक्ट। आरबीआई के एक्ट के सेक्शन 38 के अनुसार मार्केट में कोई भी करेंसी हो, किसी भी वैल्यू की हो, चाहे से वो कॉइन हो, नोट हो, कुछ भी हो, उसे मार्केट में लाने का अधिकार केवल और केवल आरबीआई को है। भले ही उसकी प्रिंटिंग 1 रुपए नोट की और कॉइन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डायरेक्ट मार्केट में उसे सर्कुलेशन में नहीं लाएगी। पहले वो किसे देगी? आरबीआई को, और फिर आरबीआई उसे धीरे धीरे करके सर्कुलेशन में लाता है मार्केट के। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हुज सिग्नेचर इज ऑन 1 रुपी नोट। ये इंपॉर्टेंट है, 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं बताओ? तो इसका आंसर है वित्त सचिव भारत सरकार, फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, 1 रुपए को नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हुज सिग्नेचर इज देयर ऑन नोट्स अदर देन 1 रुपी नोट। 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी करेंसी नोट चलते हैं उन सब पर किसके साइन होते हैं? वो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही साइन करता है जितनी भी करेंसीज नोट है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में नोट छापने की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? विच सिस्टम ऑफ करेंसी प्रिंटिंग इज प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो भारत में नोट छापने की न्यूनतम कोष प्रणाली, जिसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, वो प्रचलित है। अब ये क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो टेकी पाउन एकेडमी पे है, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन का भी जवाब दिया है। मशीन हमारी, प्रिंटिंग की मशीन हमारी, देश हमारा, सब कुछ हमारा, फिर भी हम ज्यादा करेंसी क्यों नहीं छापते हैं और क्यों नहीं गरीबी दूर कर देते? उसका जवाब मैंने उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि देखो क्या, देयर आर 2 करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में 2 तरह के करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम चलते हैं। पहले का नाम है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और दूसरे का नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है? रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज आर प्रिजर्व्ड इन ए सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड। इसमें क्या होता है? जितनी मनी को प्रिंट किया जाएगा, जितनी मनी प्रिंट की जानी है, उतना ही गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज को आप अपने पास सेफ्टी के रूप में रखेंगे। अगर आप 100 करोड़ रुपीस प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको 100 करोड़ रुपीस का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी रखना होगा। क्लियर? मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू होल्ड गोल्ड वर्थ रुपीज 115 करोड़ एंड फॉरेन सिक्योरिटीज वर्थ रुपीज 85 करोड़, टोटल रुपीज 200 करोड़। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज रखकर आरबीआई चाहे जितनी करेंसी को प्रिंट कर सकता है। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में चाहे जितनी करेंसी प्रिंट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जितनी करेंसी प्रिंट करोगे उतना ही गोल्ड रखना पड़ता था, फॉरेन सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी। लेकिन मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आप 200 रुपीज वैल्यू के गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज को रख लो और फिर 1000 करोड़ छापो या कितने भी छापो, तुम्हारी मर्जी है। तो फिर छापते क्यों नहीं है? उसी का जवाब मैंने टेकी पाउन एकेडमी के उस क्वेश्चन में दिया है कि नोट हमारा, मशीन हमारी, सब कुछ हमारा, फिर भी हम क्यों नहीं छापते हैं, उसका आंसर उसमें है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नोट कहां छापे जाते हैं? ध्यान रखना, नोट की बात हो रही है। वेयर आर नोट्स प्रिंटेड इन इंडिया? तो नोट छापे हमारे कहां जाते हैं? नासिक में, देवास में, मैसूर में और सालबनी में। इन 4 जगहों पर करेंसी को प्रिंट किया जाता है, नोट करेंसी को। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आ गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड, ध्यान दे, करेंसी प्रेसेस ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसपीएम सीआईएल की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये आर एट नासिक, वेस्टर्न इंडिया के लिए नासिक में प्रिंटिंग प्रेस है और सेंट्रल इंडिया के लिए देवास में प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई है। द 2 प्रेसेस ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड BRBNML आर एट मैसूर साउदर्न इंडिया एंड सेल्बनी ईस्टर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया के लिए जो नोट प्रिंटिंग हो रही है वो कहां होती है? BRBNML में होती है, मैसूर में है एक केंद्र,
और एक ईस्टर्न इंडिया के लिए साल्बोनी में एक फैक्ट्री लगाई गई है। कॉइन्स आर मिंटेड, ये तो थी किसकी, नोट की बात। अब हम बात कर रहे हैं कॉइन्स की। कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय SPMCIL। कॉइन्स को कौन मिंट करता है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन SPMCIL। द मिंट्स आर लोकेटेड कहां का है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में किसकी छपाई हो रही है, सिक्कों की गढ़ाई का काम, ढलाई का काम कहां हो रहा है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, 4 जगह पे। जबकि नोटों की छपाई का काम भी 4 जगह हो रहा है, नासिक, देवास, मैसूर और साल्बनी, जिसमें से नासिक और देवास किसके अंडर में है, SPMCIL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। मैसूर और साल्बनी में जो यूनिट है वो किसके अंडर में आती है, BRBNML के अंडर में, जो कि RBI के अंडर में है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा पूर्ति के 4 नए माप कौन से हैं, व्हाट आर द 4 न्यू मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आंसर है ओल्ड मेजर्स तो कौन कौन से थे, M1, M2, M3, M4, और न्यू मेजर्स कौन से हैं, M0, M1, M2, M3। हो सकता है आपकी बुक्स में अभी भी M1, M2, M3, M4 चल रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि M0, M1, M2, M3 लॉन्च हो चुके हैं कब के भी। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड टू पब्लिश ओनली द मेजर ऑफ मनी सप्लाई M और M1। पहले इंडिया क्या करता था, केवल RBI एक ही मनी सप्लाई की जो कॉन्सेप्ट है उसको रखता था, उसका नाम था M, उसी को M1 भी कहते थे। लेटर फ्रॉम 1977 द RBI यूज्ड 4 मेजरमेंट्स M1, M2, M3, M4 ऑफ मनी सप्लाई। बाद में RBI ने क्या किया, 4 मेजरमेंट्स लाया जिसके नाम क्या थे, M1, M2, M3, M4। कब, 1977 में। सब्सिक्वेंटली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय द RBI, फिर RBI की वर्किंग ग्रुप की जो कमिटी है उसने रिकमेंडेशन दी, और इन 1999-2000 में ये रिकमेंडेशंस आई। 4 न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई M0, M1, M2, M3 वर डिफाइंड, और तब जाकर RBI ने न्यू मेजर्स लॉन्च किए, M0, M1, M2, M3। इसे NM1, NM2, NM3 के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रा पूर्ति का कौन सा माप संकीर्ण मुद्रा कहलाता है, विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज कॉल्ड नैरो मनी। नैरो मनी कौन होता है, केवल M1 को ही नैरो मनी के नाम से जाना जाता है। M1 ही क्या है, नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रा पूर्ति के घटक कौन कौन से हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मुद्रा, ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मुद्रा पूर्ति के घटक या कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसका मतलब है वो आपसे M1 पूछ रहा है, और M1 के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, C प्लस DDN प्लस ODR, ये इसके कंपोनेंट है। अब इसका मतलब देख लेते हैं। C का मतलब है करेंसी, कॉइन्स एंड नोट्स अवेलेबल विद द पब्लिक। पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी, कॉइन है, नोट है, वो C है। DDN का मतलब है नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट विद बैंक्स, और ODR का मतलब है अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दे, सारा का सारा कंटेंट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में टेकी पावन चैनल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में अवेलेबल है। इन सारे के बारे में डिटेल वीडियो बने हुए हैं, मैं यहां थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रा पूर्ति का कौन सा माप व्यापक मुद्रा समग्र मौद्रिक साधन कहलाता है, विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज कॉल्ड ब्रॉड मनी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। तो किसको जाना जाता है, M3 को ही व्यापक मुद्रा, समग्र मौद्रिक साधन, ब्रॉड मनी या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा पूर्ति के किस माप में सबसे अधिक तरलता होती है, विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई हैज द मोस्ट लिक्विडिटी। तो कौन लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किस में होती है लिक्विडिटी, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी M1 में होती है, फिर उससे कम M2 में, फिर उससे कम M3 में, फिर उससे कम M4 में। सबसे मिनिमम लिक्विडिटी कहां है, M4 में। सबसे मैक्सिमम लिक्विडिटी कहां है, M1 में। M1 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M3 इज ग्रेटर देन, तो मोस्ट लिक्विडिटी M1 में और मिनिमम लिक्विडिटी M4 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा पूर्ति के कौन से माप में सबसे अधिक व्यापकता होती है, विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो आंसर है M4 इज ग्रेटर देन M3 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M1। सबसे ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट किसे माना जाता है, M4 को, और सबसे मिनिमम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन है, M1। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है,
जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रॉड मनी कौन सी है, तो ध्यान रखना M3 को ही ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है आरबीआई के अनुसार। आप ये मत लिख बैठना कि M4। हाँ, अगर वो पूछे कि सबसे ज्यादा इनका कंपैरिजन करें तब आप M4 दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 31, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर थे ये सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी फोटो मुझे यही मिली है, इसके अलावा मुझे नहीं मिल पाई थी। इंग्लिश गवर्नर थे ये, इंडियन गवर्नर नहीं थे, ध्यान रखना। ये भारतीय मूल के गवर्नर नहीं थे, ये इंग्लिश गवर्नर थे। और इनका टेन्योर क्या रहा था, कार्यकाल क्या रहा इनका? 1/4/1935 से 30/6/1937। 1 अप्रैल 1935 टू 30 जून 1937 तक इनका टेन्योर रहा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने किसी भी बैंक नोट पर हस्ताक्षर नहीं किया था? हु वाज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु डिड नॉट साइन एनी बैंक नोट? ऐसा कौन गवर्नर था जिसने कभी भी बैंक नोट पर साइन नहीं किए? तो देखो आंसर, 2 पर्सन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ और केजी आंबेगांवकर। फर्स्ट जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, उन्होंने भी साइन नहीं किए थे किसी भी बैंक नोट पर। और तो जो 5th गवर्नर बने केजी आंबेगांवकर, उन्होंने भी किसी भी बैंक नोट पर साइन नहीं किए थे। ये तो हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ और ये हैं केजी आंबेगांवकर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो देख लेते हैं इसका आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, ध्यान रखना, इंडियन गवर्नर कौन थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ये 3rd गवर्नर थे इंडिया के, और इंडिया के तो 3rd गवर्नर थे, और पहले इंडियन गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ध्यान रखना, इंडिया के 3rd गवर्नर थे, लेकिन पहले इंडियन, क्योंकि पहले वाले जो थे वो तो इंग्लिश वाले थे, ये पहले इंडियन है, ठीक है। और इनका टेन्योर क्या रहा? 11 अगस्त 1943 टू 30 जून 1949। 11/8/1943 से 30/6/1949 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका नाम क्या था? सीडी देशमुख। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय मुद्रा के लिए कौन उत्तरदायी है? हु इज लायबल फॉर इंडियन करेंसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने कभी आया नहीं होगा, आंसर देख लेना। भारत सरकार और आरबीआई दोनों लायबल है इंडियन करेंसी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी लायबिलिटी बनती है और आरबीआई की भी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना आप, क्या? द 1 rupee नोट एंड ऑल द कॉइन्स आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, सो इट्स लायबिलिटी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी इंडिया में कॉइन्स और 1 rupee नोट है, कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट। तो उसकी लायबिलिटी भी किसकी है? गवर्नमेंट की, ध्यान रखना, ठीक है। वाइल ऑल द नोट्स फ्रॉम ₹2 ऑनवर्ड्स आर प्रिंटेड बाय द आरबीआई, सो इट्स लायबिलिटी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरबीआई। 2 रुपए से लेकर आगे तक के सभी नोट, जितनी भी करेंसी नोट है, उनको कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। तो उसकी लायबिलिटी किसकी है? आरबीआई की, ठीक है। 1 rupee नोट और जितने भी कॉइन है उनकी लायबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। और 2 rupees नोट और ऑनवर्ड्स किसकी है लायबिलिटी? आरबीआई की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सी है? व्हाट इज द लिमिटेड लीगल टेंडर मनी? तो आंसर देख लेते हैं। 50 पैसे से लेकर आगे तक के सभी सिक्कों को सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। ऑल कॉइन्स फ्रॉम 50 पैसे टू ऑनवर्ड्स आर कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब ये होती क्या है वो देख लेते हैं। इट इज द करेंसी विच ए पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट ओनली टू ए सर्टेन एक्सटेंट। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होती है? ऐसी करेंसी जिसे आप किसी को दे और वो सर्टेन लिमिट के बाद दो तो वो मना कर सकता है। इफ ए पर्सन रिफ्यूजेस टू टेक मोर देन दिस सर्टेन लिमिट ही कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय द कोर्ट। अगर आप किसी के पास 50,000 रुपए लेके चल जाओ 50 पैसे के, तो वो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, इसका लिमिटेड यूज किया जा सकता है। सर्टेन लिमिट तक तो ये कंपलसरी है लेना, और उसके बाद
ये कंपलसरी नहीं है। कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी शैल बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। 1 रुपए का जो सिक्का है, ध्यान दे, 1 रुपए का जो सिक्का है वो लीगल टेंडर मनी है। अगर आप 1000 रुपए तक किसी को भी लेके जाते हैं, 1000 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के 1000 सिक्के यदि आप किसी के पास लेके जाते हैं तो वो लीगली बाउंड है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा अगर कोई रुपए लेके चल जाता है सिक्के 1 रुपए के, तो वो डिनाई कर सकता है क्योंकि कानून में इसका प्रावधान है। और 50 पैसे देखिए, 50 पैसे हाफ रुपी कॉइन शैल बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज। और 50 पैसे का सिक्का भी अभी चल रहा है, 10 रुपीज तक आप 50 पैसे के सिक्के किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी शॉपकीपर हो, कोई भी हो, उसको दे सकते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता है। अगर मना करे तो कानून की शरण ली जा सकती है और उसे जेल करवाई जा सकती है। लेकिन 10 रुपए से ज्यादा अगर आप देना चाहते हो तो वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो ले या नहीं ले। वो लेता है तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लेता है तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी होती है? व्हाट इज द अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी? तो ध्यान दे, इसका आंसर है 1 रुपए से आगे के सभी नोट, 1 रुपए का नोट भी और उसके अलावा जितने भी करेंसी नोट है उन सबको अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी माना जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज द करेंसी विच एनी पर्सन इज ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट एज पेमेंट टू एनी एक्सटेंट। 1 रुपए का नोट या कोई भी नोट आप किसी के पास भी ले जाएं, भले ही 1 करोड़ रुपए के 1 रुपए के 1 करोड़ नोट ले जाएं और परचेज करें, कोई भी आपको किसी भी चीज को देने से मना नहीं कर सकता है क्योंकि ये लीगल है। अगर कोई मना करता है तो उसके खिलाफ कानून में एक्शन लिया जा सकता है। इफ ए पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट एन अनलिमिटेड अमाउंट, लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम एंड ही कैन बी पनिश्ड। इट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट ऑल नोट्स फ्रॉम ₹1 ऑनवर्ड्स अंटिल दे आर आउट ऑफ सर्कुलेशन। जब तक सर्कुलेशन में है कोई भी नोट, उसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब कि उसे एक्सेप्ट करना हमारी कानूनी बाध्यता है, हम बाउंड है। अगर नहीं करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक सर्कुलेशन में है, एक बार सर्कुलेशन से बाहर हो गए, आरबीआई ने सर्कुलेशन से बाहर कर दिए, तब बात अलग है। जैसे 500 रुपीज के नोट और 1000 रुपीज के नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलेशन से बाहर कर दिए थे ना, नोटबंदी हुई थी, तो उस केस में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है क्वेश्चन 37, किस बैंक नोट पर प्रोमिसरी क्लोज नहीं छपा है? विच बैंक नोट डज नॉट हैव ए प्रोमिसरी क्लोज प्रिंटेड ऑन इट? तो इसका आंसर है 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट पर प्रोमिसरी क्लोज छपा होता है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ऑल अदर नोट्स हैव प्रोमिसरी क्लोजेस प्रिंटेड ऑन देम। अब ये होता क्या है प्रोमिसरी क्लोजेस? ये देख लीजिए, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रोमिस टू पे द बीरर द सम ऑफ ₹100। हर नोट पे लिखा होता है, लेकिन 1 रुपी के नोट पर ये लाइन नहीं लिखी हुई होती है, क्योंकि ये लाइन कौन लिखता है? आरबीआई। और 1 रुपी का नोट कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी कारण से इस पर ये लाइन नहीं लिखी होती। और इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं क्लियर कर दूं। इट्स सिंपल मीनिंग इज, इफ somebody held a note of 100 rupees, then it is the liability of the RBI to pay the bearer goods or gold of the 100 rupee at any cost। अगर 100 रुपए के नोट पर ये लिखा हुआ है I promise to pay the bearer the sum of ₹100, इसका मतलब ये है कि आरबीआई 100 रुपीज के बराबर आपको गोल्ड या कोई भी चीज देगा, ये उसकी गारंटी है। अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो वो आपको गोल्ड देगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 38, आदेश मुद्रा क्या है? व्हाट इज फिएट मनी देख लेते हैं। कानूनी आदेश से चलने वाली मुद्रा को ही आदेश मुद्रा कहते हैं। इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से चले, कानून के आदेश से चले, आरबीआई के ऑर्डर से चले, उसी को हम क्या कहते हैं? फिएट मनी। ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, भारत में जितने भी नोट और कॉइन चल रहे हैं वो सब क्या है? फिएट मनी, आदेश मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 39, न्यास मुद्रा क्या है? व्हाट इज फिड्यूसरी मनी? ये देख लेते हैं। लोगों के परस्पर विश्वास के आधार पर चलने वाली मुद्रा को न्यास मुद्रा कहते हैं। एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ द पीपल, जब लोगों के म्यूचुअल ट्रस्ट पर कोई
मुद्रा का काम करे तो उसे हम फिड्यूसरी मनी कहते हैं। जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट, ये चेक है। चेक क्या होता है, उसकी डिटेल क्या होती है, कैसे उसको भरते हैं, डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं, ये सब आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर भी है और टेकी पाउन एकेडमी पर भी है। तो ध्यान दे, मैं क्या कह रहा था, चेक और डिमांड ड्राफ्ट किसी को आप बाउंड नहीं कर सकते कि मुझे ये दो। उसकी इच्छा है कि वो ले या ना ले। अगर मैं किसी के पास 50,000 का चेक ले जाके बोलूं ये चीज मुझे दे दो, तो वो उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या नहीं करे। क्यों? क्योंकि ये फिड्यूसरी मनी की कैटेगरी में आते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 40, पूर्णकाय मुद्रा क्या है? व्हाट इज फुल बॉडीड मनी? फुल बॉडीड मनी क्या होती है? देखिए, जब अंकित मूल्य और धातु मूल्य दोनों बराबर हो तो ऐसी मुद्रा को हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। मार्क्ड वैल्यू और इज इक्वल टू मेडल वैल्यू। देख सकते हैं ये आप गोल्ड कॉइन है। पहले क्या होता था, गोल्ड कॉइन क्या होता था कि 100, अगर मान लीजिए इसमें गोल्ड की वैल्यू 100 रुपए है और इसके ऊपर लिखा भी कितना जाए 100 रुपए, तब इसे हम क्या कहेंगे? फुल बॉडीड मनी। ऐसी मनी जिसकी धातु जो मेटल वैल्यू है वो भी उतनी ही रहे जितनी उसके ऊपर मार्क्ड वैल्यू है, तो उसे हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, साख मुद्रा क्या है? व्हाट इज क्रेडिट मनी? जब अंकित मूल्य ग्रेटर बड़ा होता है धातु मूल्य से, मार्क्ड वैल्यू ग्रेटर देन मेटल वैल्यू, तो उसे हम क्रेडिट मनी कहते हैं। जितने भी करेंसी नोट चल रहे हैं अब वर्तमान में दुनिया में, वो सब क्रेडिट मनी या साख मुद्रा है। क्यों? क्योंकि अगर नोटबंदी कर दी जाए तो इस 2,000 रुपए के नोट की ये जो गड्डी है इसकी वैल्यू क्या रहेगी? रद्दी में 10 रुपए मिलेंगे इस रद्दी के भाव से, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है? एक गड्डी 2 लाख की होती है। ऐसे तो बहुत ज्यादा है। अंकित मूल्य तो 2,000 रुपए है, लेकिन उस कागज का मूल्य कितना है? 1 रुपया 50 पैसे। ठीक है ना? तो इसलिए आजकल जितनी भी करेंसी चल रही है वो सारी क्रेडिट मनी के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कैश कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, स्टोर कार्ड आदि सभी किस प्रकार की मुद्रा है? कैश कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, प्रीपेड कैश कार्ड्स, स्टोर कार्ड्स एटसेट्रा, ऑल व्हाट टाइप्स ऑफ करेंसी? तो इन सबको प्लास्टिक मुद्रा या प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। ये सैंपल है, देख सकते हैं, ये सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और मनी का वर्क करते हैं, इसलिए इन्हें प्लास्टिक मुद्रा या प्लास्टिक मनी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, अच्छा एक चीज और, एसबीआई के जितने भी एटीएम कार्ड्स है, जितने भी कार्ड्स है, उन सब के ऊपर मेरे इसी चैनल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर ही वीडियो बना हुआ है। एसबीआई की प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित सबसे अधिक मूल्य वर्ग का नोट कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आज तक सबसे बड़ा नोट कितने रुपए का छपा है? तो आंसर है 10,000 रुपीज। सर 10,000 का छपा है? हाँ, 10,000 रुपीज का नोट छपा है, ये लो देखो। द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज द 10,000 नोट इन 1938। 1938 में सबसे पहली बार 10,000 रुपीज का नोट छापा गया। विच वॉज रिमूव्ड इन जनवरी 1946, जिसे जनवरी 1946 में हटा दिया गया। रुपीज 10,000 एंड 5,000 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बैक इन 1954, और फिर से 10,000 का नोट और 5,000 का नोट वापस से 1954 में फिर से इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने मार्केट में। एंड दीज नोट्स वर अगेन विड्रॉन इन 1978, और फिर से 1978 में हटा लिया गया। ये है 10,000 रुपीज का नोट, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 10,000, और ये है 5,000 रुपीज का नोट, ये लिखा हुआ है 5,000, 5,000 रुपए, और ये लिखा हुआ 10,000 रुपए। ये ओरिजिनल नोट है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय मुद्रा का कागज किससे बना होता है? इंडियन करेंसी पेपर इज मेड ऑफ। लोगों में ये भ्रम होता है कि हमारा कागज पता नहीं किससे बना होता है, तो आंसर है वर्तमान में नोट छापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कागज 100% रुई कॉटन का है। प्रेजेंटली द पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग नोट्स इज 100% कॉटन। 100% कॉटन का बना हुआ है हमारा कागज, उसमें कोई और धातु नहीं मिलाई हुई। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय बैंक नोट्स के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस अपीयर इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन बैंक नोट्स? तो इसका आंसर है टोटल हमारे जो नोट है उस पर 17 भाषाएं होती है, 17 भाषाएं होती है। 2 भाषा फ्रंट में होती है और 15 बैक साइड में होती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑन फ्रंट साइड
द अमाउंट इज रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी। फ्रंट साइड में इंग्लिश और हिंदी में अमाउंट लिखा हुआ होता है, जितने पैसे होते हैं। वेयर इज ऑन द बैक साइड ऑफ नोट 15 अदर लैंग्वेजेस आर रिटन। सम ऑफ दीज आर असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 15 लैंग्वेजेस पीछे की साइड में लिखी होती है नोट के, और 2 इंग्लिश और हिंदी आगे की साइड में लिखी होती है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 46, क्या एक ही सीरियल नंबर के साथ 2 या अधिक बैंक नोट होना संभव है? इज इट पॉसिबल टू हैव 2 और मोर बैंक नोट्स विद द सेम सीरियल नंबर? यस, हो सकते हैं। आरबीआई ने इसका आंसर दिया है, क्या दिया है? यस, इट इज पॉसिबल टू हैव 2 और मोर बैंक नोट्स विद द सेम सीरियल नंबर, बट दे वुड ईदर, सेम हो सकते हैं उनके सीरियल नंबर, लेकिन उनका इंसर्ट लेटर अलग होना चाहिए, या उनका प्रिंटिंग ईयर अलग होना चाहिए, या आरबीआई के गवर्नर के जो साइन है वो अलग होने चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, आरबीआई द्वारा गांधी सीरीज के नोट पहली बार कब छापे गए? व्हेन वाज द गांधी सीरीज नोट्स प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आरबीआई? तो उसका आंसर है 1996। ध्यान दें, 1996 से पहले भी गांधी जी की तस्वीर छपी थी नोटों पर, लेकिन वो बैक साइड में छपी थी। गांधी जी के नोटों की तस्वीर पहले भी छपी है, नोटों पर गांधी जी की तस्वीर पहले भी छपी है, लेकिन वो बैक साइड में छपी थी। पहले जो अशोक का पिलर, अशोक स्तंभ, ये देखिए अशोक पिलर, जो अशोक स्तंभ होता है वो हमारे नोटों पर मेनली मैन पोर्ट्रेट पिक्चर होता था, आप देख सकते हैं। द अशोका पिलर, अशोक स्तंभ वाज रिमूव्ड एज फ्रंट बिग पोर्ट्रेट। फिर बाद में क्या किया इन्होंने, जो अशोक पिलर था, अशोक स्तंभ था, उसको हटा दिया, एंड द नोट्स विद द फ्रंट बिग पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी वर इंट्रोड्यूस्ड, महात्मा गांधी सीरीज। और फिर इन्होंने महात्मा गांधी सीरीज स्टार्ट की, और महात्मा गांधी सीरीज स्टार्ट होने के बाद जो अशोक पिलर था वो इतना छोटा कर दिया गया और महात्मा गांधी को बड़ा कर दिया गया, और उन्हीं की फोटो को पोर्ट्रेट कर दिया गया, बड़ा बना दिया गया। और अब जितने भी नोट आ रहे हैं अभी करंट में, उन सब में मेन जो पिक्चर है वो महात्मा गांधी जी की है, और जो हमारा अशोक पिलर होता था, अशोक स्तंभ होता था, उसके आकार को छोटा कर दिया गया है और वो यहां साइड में लगा दिया गया है। ठीक है, ये 1996 में हुआ था ये सारा काम, ये ध्यान रखना। 1996 से महात्मा गांधी सीरीज स्टार्ट हुई थी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 48, मनी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनी? ये क्या है मनी? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी। ये आरबीआई ने लॉन्च की थी, एप्लीकेशन है, देखिए मनी, ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एडिंग विजुअली एम्पायर्ड पर्संस टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन बैंक नोट्स। ये इसका लोगो है। मनी एप्लीकेशन एक लॉन्च की गई है जिसका लोगो है, आरबीआई ने लॉन्च किए हैं। और ये क्या काम करता है, जितने भी विजुअली एम्पायर्ड हैं, ठीक है ना, वो लोग कैसे पता करें कि नोट असली है या नकली? तो वो इस एप्लीकेशन की मदद से ये जान सकते हैं कि ये नोट असली है या नकली। फिर क्वेश्चन नंबर 49, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स आर देयर इन आरबीआई? तो आंसर है 4। आरबीआई में गवर्नर तो एक होता है, लेकिन डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। और आज की तारीख में भारत के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी। और डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? श्री एम.के. जैन जो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, डॉक्टर एम.डी. पात्रा, श्री एम.आर. राव और श्री टी. रविशंकर जो राइट टू इंफॉर्मेशन डिवीजन के हेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों अभी करंट में डिप्टी गवर्नर है और ये गवर्नर है। हो सकता है फ्यूचर में ये डाटा चेंज हो जाए, तो आप आरबीआई की साइट पे जरूर जाना, वहां आपको देखने को मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा। फिर है क्वेश्चन 50, आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर्स? आंसर है भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा ही आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है। गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर all are appointed by the government of India in keeping with the Reserve Bank of India Act 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 के अनुसार ही भारत सरकार गवर्नर की और डिप्टी गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करती है। ये आरबीआई का स्ट्रक्चर है, एक गवर्नर, फिर 4 उप गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, फिर इस तरह से ये सारी लिस्ट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51,
आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का प्रति माह वेतन कितना है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर पर मंथ? करंट में डिप्टी गवर्नर हो या आरबीआई गवर्नर, दोनों की ही सैलरी 250 है, 2,50,000 है, 2,50,000 है दोनों की ही सैलरी, चाहे से आरबीआई का गवर्नर हो या डिप्टी गवर्नर। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर इन इंडिया? यहां डिस्प्यूट है, मैंने सब जगह देखा तो 3 इयर्स दिख रहा है। पहले ये 5 साल हुआ करता था टेन्योर, आरबीआई के गवर्नर का पहले टेन्योर कितना था? 5 ईयर, फिर इसे डिक्रीज करके 3 ईयर कर दिया गया। और आज मैंने जब वेबसाइट पे देखा आरबीआई की तो उस पे 4 ईयर लिखा हुआ था। तो आरबीआई की वेबसाइट पर तो 4 साल लिखा हुआ है कि टेन्योर कितना है, 4 साल, लेकिन और बाकी सभी जगह मुझे 3 साल दिख रहा है अभी करंट में। तो आप इसे प्लीज जरूर चेक कर लेना। मैंने 3 साल क्यों लिखा फिर सर? क्योंकि लगभग सभी साइट्स पे 3 साल लिखा हुआ है, जितना भी मैंने डेटा देखा सब पे 3 साल लिखा हुआ है। तो फिर आरबीआई की भी क्यों गलत आ रहा है? हो सकता है गलती हुई हो या डाटा अपडेट नहीं हुआ हो या वो सही हो, मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, एकीकृत लोकपाल योजना कब प्रारंभ की गई? व्हेन वाज इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च्ड? तो आंसर है 12 नवंबर 2021 को ये एकीकृत लोकपाल योजना स्टार्ट की गई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। कस्टमर्स विल नाउ बी एबल टू रजिस्टर कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनी बैंक और एनबीएफसीज और पेमेंट सिस्टम एट वन प्लेस एंड ट्रैक एंड गेट फीडबैक। ये क्या है एकीकृत लोकपाल योजना? इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ये ऐसी स्कीम है, आप कोई भी बैंक के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, भारत में कोई भी बैंक हो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करानी हो, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज है ना जो लोन वगैरह देती है वो हो, या पेमेंट सिस्टम हो जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया आपका, फोन पे हो गया, कोई भी पेमेंट सिस्टम हो, फाइनेंशियल जितना भी आपको कोई अगर किसी ने डैमेज किया है तो आप उसकी शिकायत ऑनलाइन एकीकृत लोकपाल में कर सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं शिकायत को और फीडबैक भी ले सकते हैं। ये योजना क्या है इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पे, आप देखना, वहां देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के नाम से एकीकृत लोकपाल योजना। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी काम किया? विच प्राइम मिनिस्टर वर्कड एज बोथ फाइनेंस मिनिस्टर एंड आल्सो एज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो गवर्नर भी रह चुका है और वित्त मंत्री भी रह चुका है? तो आंसर है श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये 15वें गवर्नर थे इंडिया के आरबीआई के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। 16/9/1982 से 14/1/1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे और 2 साल 120 दिन तक इन्होंने टेन्योर संभाला है, अपना कार्यकाल संभाला है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तब कौन थे? हु वाज द आरबीआई गवर्नर एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन था भैया? तो आंसर है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ये इंडिया के 3rd गवर्नर थे। ये इंडिया के कौन से गवर्नर थे? 3rd गवर्नर, ध्यान रखना, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। नेशनलाइजेशन कब हुआ था हमारा? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को और इनका टेन्योर क्या था? 11/8/1943 से 30/6/1949 तक इनका टेन्योर रहा, कार्यकाल रहा। इनको सीडी देशमुख भी कहा जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 56, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द बैंक ऑफ बैंक्स और बैंकर्स बैंक? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बैंकों का बैंक या बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा? विच आरबीआई गवर्नर हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर? तो आंसर है अमिताभ घोष, 16। इनका नाम अमिताभ नहीं है, अमिताभ घोषनाथ है। 16 ये इंडिया के 16वें आरबीआई गवर्नर थे और इनका टेन्योर रहा 15/1/1985 से 4/2/1985 तक। और कितने दिन तक ये आरबीआई गवर्नर रहे? मात्र 20 डेज तक ये आरबीआई गवर्नर रहे। इनका ये फोटो ही मुझे मिल पाया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? विच आरबीआई गवर्नर हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर? तो आंसर है बेनेगल रामाराव
जो इंडिया के 4th नंबर के आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने सबसे ज्यादा टेन्योर बिताया है। और उनका टेन्योर क्या था? 1/7/1949 से 14/1/1957 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे। कितना टाइम पीरियड रहा? 7 ईयर्स 6 मंथ्स और 13 डेज तक ये आरबीआई के गवर्नर बने रहे। ये इनका फोटो है। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? करंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, शक्तिकांत दास जी, जो इंडिया के 25वें आरबीआई गवर्नर हैं। और इनका टेन्योर क्या है? 12 दिसंबर 2018 से इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था और अभी तक 3 साल हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका टेन्योर बढ़ा दिया है, इसलिए अभी तक ये रिटायर नहीं हुए। इनकी फोटो ये है। भविष्य में ये चेंज होंगे तो आप ये डाटा चेंज जरूर कर लेना, आरबीआई की साइट से मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 60, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म आरटीजीएस? तो आंसर है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। अब ऐसी फुल फॉर्म आपको बहुत परेशान करती होगी, इसलिए आपके लिए एक शानदार चीज लाया हूं, देखो। ये रही, इकोनॉमिक्स में या बैंकिंग में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो सारी की सारी। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, सीआईएफ क्या होता है? कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, जो बैंक में आपका कोड होता है। सीटीएस क्या होता है? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो चेक नंबर होता है। ईएमआई क्या होती है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो हम पैसे चुकाते हैं हर मंथली। ईसीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। फिक्की क्या है? एफआईसीसीआई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आईएफएससी क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है? इसकी पूरी डिटेल जाननी हो तो इसी चैनल पर आप आईपीओ, एफपीओ, फॉलो ऑन, पब्लिक ऑफर, ये सब देख सकते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है उसके बारे में पूरी प्लेलिस्ट है, देखना। आईआरडीए क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। 13 एमएमआईडी क्या होता है? मनी मोबाइल आइडेंटिफायर। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम आता है। पीएफएमएस, जिसके थ्रू सभी सरकारी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो सब आजकल जो सैलरी देते हैं या पेमेंट करते हैं वो पीएफएमएस के थ्रू ही देते हैं। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिप क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 10 क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसके बारे में भी टेकी बाउन पे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत देखना। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस मिल जाएगा, 10 नहीं मिलेगा आपको। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बैंकिंग में वर्क करती हैं। अब आगे देखो, अभी तो देखते जाओ। टेकी पाउन एकेडमी पे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का कंप्लीट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पे डिटेल वीडियो बना हुआ है, वो जरूर देखें। अब इंडिया में नोट इशू करने की, मोनोपोली का, नोट जारी करने का एकाधिकार किसके पास है इंडिया में? आरबीआई के पास, ध्यान रखना। किसको बैंकर कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को। गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? आरबीआई। गवर्नमेंट का एजेंट कौन होता है? आरबीआई। गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होता है? आरबीआई, ध्यान रखना, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कौन होता है? वो भी आरबीआई। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? आरबीआई। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी विदेशी मुद्रा आती है या गोल्ड होता है भारत सरकार का, वो किसके पास रखा जाता है? आरबीआई के पास, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, समाशोधन गृह का कार्य कौन करता है? आरबीआई। जितने भी आप चेक देते हैं अपने बैंकों में, वो सब क्लियर करने का काम कौन करता है? आरबीआई। और क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण का वर्क भी कौन करता है? आरबीआई। इसके संबंध में डिटेल वीडियो टेकी पाउन एकेडमी पे जबरदस्त है, वो जरूर देखें। फिर है नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या साख नियंत्रण को, साख को नियंत्रित करने के उपाय, इसके ऊपर डिटेल वीडियो टेकी पाउन एकेडमी पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों पे अवेलेबल है। यहां मैं ब्रीफली बता रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई ऑपरेट करता है। और दो इसके मेजर्स हैं, क्वांटिटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक में सीआरआर, बैंक रेट, आरआर, रेपो रेट, एसएलआर, ओएमओ और ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट आती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
और क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सॉल्यूशन आता है। ये सब देखना है ना। आरबीआई रेट्स 28/6/2022 को आरबीआई की क्या रेट्स हैं और नई रेट्स क्या होंगी वो आरबीआई की वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं बता दूंगा अभी। तो देखो रेपो रेट कितनी चल रही है अभी, शॉर्ट टर्म के लिए होती है 4.90। रेपो रेट क्या होती है, जब वाणिज्यिक बैंक, जब जो कॉमर्शियल बैंक है आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस पर लगने वाली इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं, और ये 4.90% चल रही है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितनी चल रही है, 4.65%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितनी चल रही है अभी, 5.15%। बैंक रेट कितनी चल रही है, 5.15%। बैंक रेट क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। फिर रिवर्स रेपो रेट, ध्यान दे, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म की होती है, जबकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म की। दोनों ही केस में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, बस यहां लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा है और यहां शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 3.35% इसकी इंटरेस्ट रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट में तो कॉमर्शियल बैंक लोन ले रहा था आरबीआई से, जबकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से, इसकी रेट है 3.35%। सीआरआर कितना है, कैश रिजर्व रेशो 4.50%। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, उसका एक सर्टेन परसेंट किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास, उसे सीआरआर कहते हैं। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, एसएलआर 18% चल रहा है अभी करंट में। जितना भी टोटल एसेट है उसका एक सर्टेन परसेंट उस खुद के पास रखना पड़ता है, उसे एसएलआर कहते हैं। ध्यान दे, सीआरआर किसके पास रखा जा रहा है, आरबीआई के पास। एसएलआर किसके पास रख रहा है, कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है। सीआरआर डिपॉजिट के बेस पे होता है, जबकि एसएलआर असेट के बेस पे होता है। बेस रेट कितनी चल रही है अभी, 7.25% से 8.80%। एमसीएलआर ओवरनाइट कितना चल रहा है, 6.70% से 7.30%। सेविंग डिपॉजिट रेट कितना चल रहा है, 2.70% से 3%। टर्म डिपॉजिट, एक साल से अधिक की टर्म डिपॉजिट की रेट क्या चल रही है अभी, 5% टू 5.75%। आरबीआई ने कॉल रेट्स बताई है 2.50 टू 50, और जो ट्रेजरी बिल होता है 91 डेज के ट्रेजरी बिल, वो उनकी रेट क्या है 5.08, और 182 डेज के ट्रेजरी बिल की रेट क्या है 5.755, और 364 डेज के ट्रेजरी बिल की रेट क्या है 6.28। ट्रेजरी बिल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। 91 डेज का है, 182 डेज का, 364 डेज का। फिर आगे है, ये साइट है, वेबसाइट, इस साइट पे जाएंगे rbi.org.in पर, तो ये पहला पेज खुलेगा। इस पहले पेज के यहां पे करंट रेट्स देख रहे हैं, करंट रेट्स में पॉलिसी रेट, इस पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी, रिजर्व रेट मिल जाएंगी, एक्सचेंज रेट मिल जाएगी, सारी रेट्स यही मिल जाएंगी आपको मेन आरबीआई की साइट पे। तो आप आरबीआई की साइट पे जरूर जाएं। ध्यान देना, ये सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे है इंपॉर्टेंट, 10 रुपए के नोट पर किसका सिंबल है, सन टेम्पल इन कोणार्क उड़ीसा। कोणार्क उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है उसका फोटो है 10 रुपए के नोट पर। ये 10 रुपए के नोट की फोटो देखो, और ये देखो ये चित्र, ये ओरिजिनल पिक्चर लाया हूं मैं आपके लिए। फिर ऐसे ही 20 रुपीज के नोट पर किसकी पिक्चर है, केव टेम्पल ऑफ एलोरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद जिला है उसमें एलोरा केव टेम्पल है। ये केव टेम्पल की फोटो है और ये उसकी फोटो यहां से ली गई है, थोड़ी पिक्चर धुंधली है, ठीक है। फिर है 50 रुपीज के नोट पर किसके पिक्चर है, हम्पी टेम्पल लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटक में जो हम्पी टेम्पल है, हम्पी मंदिर है, उसकी फोटो है। ये देखो फोटो, और ये ओरिजिनल फोटो, ठीक है। फिर आगे सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, ये देखो ये है 200 रुपीज का नोट, 200 रुपीज के नोट पर सांची स्तूप की फोटो है, ठीक। फिर है रानी की वाव इन द पाटन टाउन ऑफ गुजरात। गुजरात की जो रानी की वाव ये है उसकी फोटो है 100 रुपए के नोट पर, इसकी फोटो है, ठीक है। फिर आगे है रेड फोर्ट नेशनल कैपिटल दिल्ली, 500 रुपीज के नोट पर किसकी फोटो है, ये नेशनल, ये क्या है, रेड फोर्ट हमारा जो लाल किला है उसकी फोटो है, ये लाल किले की ओरिजिनल पिक्चर। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं पहले ही बता चुका हूं
मेरे चैनल दो हैं, टेकी पाउन एकेडमी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। टेकी पाउन एकेडमी पे आपको सारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का कंटेंट देखने को मिलेगा। कोशिश मैंने की है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाए। हिंदी मीडियम में तो 100% अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट करने की कुछ कोशिश की है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल पर जितना भी टेक्नोलॉजी है, शेयर मार्केट है, इन्वेस्टमेंट है, वो सारा देखने को मिलेगा। आप मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को भी बताएं ताकि वो इकोनॉमिक्स पढ़ पाएं। उम्मीद है आज का ये ब्लॉकबस्टर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे चैनल का लोगो है, आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एमएस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे, तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें, ठीक है। ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है
तो आपको यहाँ MS एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को, मान लो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहां वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।